उस दिन मुझे बीजेपी के मित्रों ने भी लॉबी में आके कहा अब तुम्हें छोड़ेगा नहीं, जेल जरूर भेजेगा। जेल भेज दिया मुझे। तो बदनाम करने के लिए आपको कुछ भी कहें लोग। इमोशनल हो गए आप? नहीं, ये मैं आपकी आंखें नम देख रहा हूं, तो क्योंकि संजय सिंह को ऐसे कोई नहीं जानता है। अगर आज कहीं किसी भी सीट पे चुनाव हो जाए, टक्कर हो जाए मोदी और केजरीवाल, कौन जीतेगा? लोग कहते हैं कि संजय सिंह अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं, सरकार वही चला रही है। बीजेपी कहती है जेल में आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, इसीलिए आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जैसे गए थे वजन बढ़ा के जेल से बाहर आए। अच्छा ठीक है, तो बीजेपी वालों को भी कहिए यही प्रयोग करें, वो भी कुछ दिन जाए रह के आए हैं। आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, दो पार्टियां मिलकर भी बताइए एक सीट नहीं जीत पाएंगी। बिल्कुल आपकी बात ये सही है, तो निश्चित रूप से सरकार का चलना मुश्किल होगा। दे पाएंगे चुनौती मोदी को राहुल गांधी? नहीं दे रहे हैं। आपका और कांग्रेस का क्या रिश्ता है? खट्टा मीठा है या सिर्फ अवसरवादी है? क्या रिश्ता है? 2G स्कैम हुआ था या नहीं हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार में? सिनेमा था जिसके बाहर संजय सिंह टिकट ब्लैक करते थे। इसकी जांच कराओ भाई। आपकी पार्टी को तो यू टर्न का बादशाह कहा जाता है। गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी ले ली। घर नहीं लेंगे, घर ले लिया। सुरक्षा नहीं लेंगे, सुरक्षा भी ले ली। बच्चों की कसम खाते हैं कांग्रेस संग गठबंधन नहीं करेंगे, वो भी कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का। संजय सिंह अक्सर वायरल रहते हैं, अपने तेज तर्रार रवैये के लिए जाने जाते हैं। उनके बयान अक्सर विरोधियों को तीर की तरह चुभते हैं, सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। अभी 6 महीने की जेल से बाहर आए हैं संजय सिंह, लेकिन तेवर बिल्कुल वही के वही। क्या हाल है संजय सिंह जी, कैसे हैं? नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। अच्छा हूं। चाय कैसी है? ठीक है, बढ़िया है। ठीक है। पार्टी कैसी चल रही है, सरकार कैसी चल रही है, जब चीफ मिनिस्टर आपके जेल के अंदर है? देखिए, ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर जेल में हैं। 17 महीने हमारे शिक्षा मंत्री जेल में रह के आए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। मुझे 6 महीने जेल में रखा गया। बहुत सारी चुनौतियों का सामना हमने पिछले 1-1.5 सालों के अंदर किया है। बावजूद इसके मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार चलाने के लिए जितना अथक प्रयास हमारे द्वारा किया जा सकता था, हमारे मंत्रियों के द्वारा किया जा सकता था, वो हमने किया है। वो चाहे आतिशी हों, सौरभ हों, कैलाश गहलोत हों, गोपाल राय जी हों, इमरान हुसैन हों, सब अपने अपने विभागों का अच्छे से काम कर रहे हैं। एक पार्टी है जो यहाँ पे काम रुकवाने के लिए काम करती है, और एक पार्टी है जो काम करवाने के लिए काम करती है। पर आपको उम्मीद बंध गई होगी। सिसोदिया जी भी आ गए, आप भी आ गए, अब तो अरविंद केजरीवाल को भी। और अभी के कविता के मामले में क्या टिप्पणी, उनको भी बेल मिल गई। एक कोर्ट ने क्या सख्त टिप्पणी किया कि भाई जो नीचे की भी कोर्ट्स हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेल एज ए रूल, जेल एज एन एक्सेप्शन फॉलो किया जाए। नहीं फॉलो किया जा रहा है। मतलब ईडी एक ऐसी संस्था हो गई है जहां पे आपको बेल पाना ही मुश्किल है। पीएमएलए में तो 2-2 साल 300 साल लोग जेल में पड़े रह रहे हैं। भाई 100 दिन संजय रावत जेल में रहे, 14 महीने अनिल देशमुख जेल में रहे, 5 महीने हेमंत सोरेन जी जेल में रहे, 3 मंत्री बंगाल के जेल में हैं। मुझे 6 महीने उठा के जेल में रख दिया। 17 महीने मनीष सिसोदिया को रख दिया। 2 साल से सत्येंद्र जैन जेल में है। 5 महीने से अरविंद केजरीवाल जेल में है। सारे विपक्ष के नेता आपको मिल रहे हैं पूरे देश में। आप एक भाजपा के नेता का नाम बता दीजिए जिसको जेल में डाला हो। तो जो बीजेपी के साथ चला जाए वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। ओके, तो फिर ये बताइए, अगर इतना अत्याचार केंद्र सरकार कर रही है विपक्ष पर, तो लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे बन गई, एनडीए की सरकार कैसे बन गई, और आम आदमी पार्टी जिस पर आप कह रहे हैं इतना अत्याचार हुआ, उसको दिल्ली में एक भी सीट क्यों नहीं आई? तो बहुत अच्छा सवाल है ये। पहली बात तो ये कि लगातार ये सारा कुछ अत्याचार करने के बावजूद इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसान की समस्याएं बढ़ाने के बावजूद आप ये नहीं मानते कि 63 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम हुई है। वो पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही थी, वो पार्टी जिसने कहा कि हम राम को लाए हैं, हमको लेके आइए, अयोध्या हार गए वो।
प्रतापगढ़ हार गए, सुल्तानपुर हार गए, फैजाबाद हार गए, चित्रकूट हार गए, प्रयागराज हार गए, कौशाम्बी हार गए, जहां जहां से प्रभु श्री राम गुजरे सारी की सारी सीटें हार गए। क्यों? क्योंकि आपका अहंकार था। आप कह रहे थे जो राम को लाए हैं मैंने हम मान उनको लिया, लाएंगे। मैंने मान लिया। दिल्ली में आप क्यों नहीं जीते? मिलके भी एक भी सीट नहीं जीते। आ रहा हूं, उस पर भी मैं पूरा जवाब दूंगा, भाग नहीं रहा हूं आपके सवालों से। 80 सीटें जीतने का दावा उत्तर प्रदेश में कर रहे थे, कहां पहुंच गए? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत 2019 के चुनाव में थी, 2024 के चुनाव में उसमें कमी आई। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे। दूसरी बात, दिल्ली के चुनाव में हमेशा से ये ट्रेंड रहा, लोकसभा में मोदी को देते हैं, विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को देते हैं। ये 3 चुनाव से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। इस बार हमको उम्मीद थी, बिल्कुल उम्मीद थी कि हम उस जो एक तरीका बन गया, जो एक परंपरा बन गई, उसको तोड़ेंगे हम लोग। लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि हमारे सबसे बड़े नेता को आपने पकड़ के जेल में डाल दिया और मात्र 21 दिन उनको प्रचार के लिए मिला। सारी रणनीति बनाना और सब कुछ काम करना, उस वक्त में हमारे सारे टॉप लीडर्स को पकड़ पकड़ के आपने जेल के अंदर डाल दिया। मनीष सिसोदिया जेल में थे, सत्येंद्र आपने इतना कैंपेन चलाया, मैं मानता हूं, जेल में सलाखों में उनको सब जगह पीछे फोटो लगा के दिखाया। अगर वाकई आपके प्रति हमदर्दी दिल्ली की जनता में होती तो आपको 7 सीटें जीतना चाहिए था। आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। दो पार्टियां मिलकर भी बताइए, एक सीट नहीं जीत पाई। बिल्कुल आपकी बात ये सही है, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, हमने उस पर काम भी किया है। लेकिन अच्छा, पंजाब में भी नहीं जीते आप? पंजाब में भी कांग्रेस आपसे आगे निकल गई। पंजाब में हमारे पास एक सीट थी, वो भी हमारे बीजेपी वाले तोड़ के लेके चले गए थे। हमारे एक सांसद जो था। तो पंजाब में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस थी और आम आदमी पार्टी थी। बड़ी पार्टी के तौर पे केंद्र में लोगों ने देखा कि भाई कांग्रेस पार्टी आएगी, वहाँ उसमें उनको दिया। ठीक उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ जालंधर में, हम 37,000 वोट से जीते। अलग अलग चुनाव में अलग अलग नजरिया जनता का होता है। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव होगा, आप देखिएगा लैंडस्लाइड विक्ट्री आम आदमी पार्टी के पक्ष में होगी, झाड़ू के पक्ष में होगी, केजरीवाल जी के पक्ष में। लैंडस्लाइड मतलब कितनी? 70 में से सीटें दावा कर रहे हैं आप? हम कभी 2 चुनाव से 60 के ऊपर ही रहे। हाँ, 60 के ऊपर फिर रहेंगे। और कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे या अकेले लड़ेंगे? नहीं, अभी इस पे कोई हम बात नहीं कर सकते। केजरीवाल साहब जब बाहर आएंगे तय करेंगे। अभी कोई गठबंधन के बारे में कोई निर्णय लेने वाला मैं नहीं होता। नहीं, पार्टी इस पे निर्णय लेगी। लेकिन जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, कांग्रेस तो खुद ही बार बार कह रही है कि हमें अकेले चुनाव लड़ना, अकेले चुनाव लड़ना। और मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा ना कि इंडिया गठबंधन के तहत आपने लोकसभा चुनाव लड़ा, ठीक है, उसके नतीजे आने के कुछ ही हफ्ते बाद दोनों पार्टियों ने कह दिया आप कोई गठबंधन नहीं है। वो तो लोकसभा चुनाव के लिए था। हरियाणा में भी कोई गठबंधन नहीं है, इसका मतलब दिल्ली में भी नहीं होगा। पहले कांग्रेस का स्टेटमेंट आया, उसके बाद हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय जी का स्टेटमेंट आया। पहले कांग्रेस के अध्यक्ष जो है देवेंद्र यादव जी, उनका स्टेटमेंट आया। तो जब एक पार्टी ने पहले स्पष्ट किया तो हमें भी स्पष्ट करना है। हाँ। तो अभी की जो स्थिति है वो आपके सामने है। आगे कोई परिस्थिति चेंज होती है तो केजरीवाल साहब के आने का इंतजार कीजिए। ओके, केंद्र सरकार चल जाएगी संजय सिंह जी? क्योंकि पहले अपने बहुमत पर थी, अब नीतीश, नायडू, 2 बैसाखियों पर। 4 राज्यों के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। अगर इन 4 राज्यों के चुनाव में महाराष्ट्र है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है और झारखंड है, इन 4 राज्यों के चुनाव में अगर नतीजे एनडीए के खिलाफ रहते हैं तो निश्चित रूप से सरकार का चलना मुश्किल होगा। कैसे बताइए, उसके बाद क्या होगा? आप देखिएगा वही जो इनके घटक दल हैं, वो चाहे जेडीयू हो या टीडीपी हो या चिराग पासवान जी की पार्टी हो, ये फिर सोचेंगे अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में। क्योंकि आज बीजेपी ढलान की ओर है, नीचे गिर रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह है बुनियादी मुद्दों पे काम ना करना। आप सिर्फ जुमले से देश को नहीं चला सकते। आपने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए और वो कभी अटल सेतु में दरार आ जा रही है, कभी कोई पुल 1 साल में गिर जा रहा है, कभी 2 साल में गिर जा रहा है। अभी आपने देखा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूट के गिर गई। उज्जैन में ऋषियों की प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा वहां पे टूट के गिर गई। तो ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं। 1200 करोड़ की संसद वही पानी टपकने लगा वहां पे बनने के बाद।
आप कह रहे हैं- गर्भगृह, प्रभु श्री राम के मंदिर का गर्भगृह, वहां पानी टपक रहा है आप कह रहे- पहली बारिश में। ओके, आप कह रहे हैं मोदी ढलान पर है। तो ये आपने कहा मोदी ढलान पर है। ढलान पर क्या- इसलिए क्या राहुल- ढलान पर इसलिए है कि सड़क से लेके मंदिर तक हर जगह लीकेज कर ठीक है, रखा है। तो क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का इस समय चढ़ाव चल रहा है? इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उसमें आप चाहे समाजवादी पार्टी को लीजिए, कांग्रेस पार्टी को लीजिए, उसमें जो भी और शिवसेना को लीजिए, एनसीपी को लीजिए, सबका टाइम आ गया है। विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन आप देखिएगा, मैं आपको कह रहा हूं। ओके, इंडिया अलायंस का भविष्य क्या है? क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव तो अभी नहीं होने, मैं असेंबली इलेक्शन के लिहाज से पूछ रहा हूं। राष्ट्रीय कुछ रहेगा गठबंधन इंडिया अलायंस या नहीं रहेगा? राष्ट्रीय मुद्दों पर इंडिया अलायंस एकजुट है, नंबर एक। विधानसभा के चुनाव में राज्यवार जहां जिसकी जैसी परिस्थिति होगी, और देखिए ये बात भाजपा बार बार गलत प्रचारित करती है। एनडीए के घटक दल भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। जब शिवसेना बीजेपी के साथ थी तो उत्तर प्रदेश में शिवसेना बीजेपी के खिलाफ लड़ती थी। जब जेडीयू बीजेपी के साथ थी तो जेडीयू नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के सही खिलाफ कहा। लड़ती बिल्कुल थी। ठीक है। उनके 6 विधायक 5 विधायक कहीं कहीं से जीत के आते भी थे। तो ये एक गलत प्रचार किया जाता है कि पूरे देश में एक साथ एनडीए मिलकर लड़ता है, या ये देखो इंडिया ठीक है। गठबंधन के लोग एक दूसरे के खिलाफ खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा, इंडिया अलायंस में आपकी पार्टी है ना अभी, आम आदमी पार्टी बिल्कुल है ना? जितनी मीटिंगें होती हैं हम जाते हैं वहां पे। अब कहां मीटिंग हो रही है? चुनाव के बाद तो कोई भी अरे मीटिंग भाई, नहीं हुई है। पार्लियामेंट चल रहा था, पार्लियामेंट की जितनी भी मीटिंगें हुई, जितने भी फैसले हुए, जितना भी इंडिया गठबंधन का प्रोटेस्ट हुआ, सब में हम लोग शामिल मतलब हुए। नेशनल इश्यूज पर आप साथ हैं, इंडिया गठबंधन में एकदम हैं। साथ हैं। विधानसभा के चुनाव में जहां जिस पार्टी की जो स्थिति होगी उसके हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। अब राष्ट्रीय जो बीजेपी को चुनौती देने वाला दल है, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा विपक्षी दल वही है, मुख्य पार्टी वही है विपक्ष ठीक की। है। क्या कांग्रेस का रिवाइवल आपको लगता है 99 सीट्स पर आने के बाद शुरू हो गया संजय जी, और बीजेपी को चुनौती देने लायक राहुल गांधी मोदी को चुनौती देने लायक हो गए? कांग्रेस बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और राहुल गांधी जी का ग्राफ भी बढ़ रहा है, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। दे जो पाएंगे? चीज सामने दिख रहा है वो आप उसको डिनाई दे कैसे पाएंगे कर सकते चुनौती मोदी को राहुल गांधी? हैं? नहीं, दे रहे हैं, दे पाएंगे क्या? हमारे नेता चुनौती दे रहे थे, उनको उठा के आपने जेल में डाल दिया, निकल के आएंगे फिर उतनी ऊर्जा के साथ लड़ेंगे। अब अगर हो सकता है राहुल गांधी जैसे बीच में कह रहे थे ईडी के केस उनके खिलाफ भी खोलने वाले हैं, तो हो सकता है उनके लिए भी कुछ योजना इनके, तो लेकिन हाँ, ये मत सोचिएगा कि इनको चुनौती नहीं मिल रही है या ये एकदम अनचैलेंज्ड लीडर हैं देश के अंदर, ऐसा नहीं है मोदी के साथ। ओके, अब वो परिस्थिति ज्यादा तगड़ी चुनौती कौन दे सकता है मोदी को, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल? वक्त आने पे अरविंद केजरीवाल की चुनौती का सामना मोदी जी के लिए करना मुश्किल होगा। आज मैं स्वीकार कर रहा हूं हमारी उतनी आज की तारीख में वो स्ट्रेंथ नहीं है देशव्यापी, लेकिन जब उस स्थिति में हम होंगे तो अरविंद केजरीवाल का सामना करना नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल होगा। और राहुल गांधी का सामना करना मुश्किल हो रहा है आज की तारीख में, आज की परिस्थितियों में हर चीज पे बैकफुट पे जा रहे हैं ना। आप देखिए ना, लेटरल एंट्री क्या है, आपने 63 आईएएस इस देश के अंदर ऐसे बना दिए जिन्होंने कोई परीक्षा नहीं दी। मानक गुप्ता जी को आईएएस बनना है तो अपने गांव से आएंगे, उनके पिताजी पैसा रुपया खर्चा करेंगे, कोचिंग कराएंगे, वो मेहनत करेंगे, 12-12 घंटे पढ़ाई करेंगे, तब उनका सिलेक्शन होगा नहीं होगा इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की अगर आपके ऊपर कृपा है तो आप 63 आईएएस इस देश में लेटरल एंट्री के जरिए बना दिए गए। मैं ना आप दूसरा, 45 वैकेंसी आपने फिर दोबारा निकाल दी, और जब उस पर राहुल गांधी से लेके सारी आम आदमी पार्टी से लेके समाजवादी पार्टी से लेके अखिलेश यादव जी सब ने जब विरोध दर्ज किया तो आपने वापस कर लिया, कहते नहीं साहब। तो रिजर्वेशन खत्म करना भारतीय जनता पार्टी की प्रबल इच्छा का मामला है। भारतीय जनता पार्टी प्रबल धारणा ऐसी रखती है कि हमें रिजर्वेशन इस देश से खत्म करना है। मैं संजय जी आपका, तो ये लेटरल एंट्री, बैकफुट पे गए, आपका ब्रॉडकास्ट बिल जिसमें U-turn ले लिया, आप लोगों के ऊपर अंकुश लगाने की उनकी पूरी योजना थी, मीडिया के ऊपर हमला करने की योजना थी। मैं था उस बीएससी के अंदर, बिजनेस एडवाइजरी में, और सारे इंडिया गठबंधन के दलों में हम लोगों ने कहा ये ब्रॉडकास्ट बिल नहीं आना चाहिए, और हमने रोका। तो ऐसा नहीं है, पहले की परिस्थितियां अब नहीं है कि वो जो चाहेंगे जिधर चाहेंगे मारपीट करेंगे। लेकिन संजय जी, मैं आपका और कांग्रेस का रिश्ता समझ नहीं पाता हूं। शुरू करिए वहां से कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, कर लिया।
उसके बाद आपने उनके तमाम नेताओं को कितने भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगाए, फिर आप उन्हीं के साथ इंडिया अलायंस में शामिल हो गए, दिल्ली में आपने उनके साथ अलायंस कर लिया। अब आप, मैं राहुल गांधी के बारे में पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का सामना मोदी नहीं कर पाएंगे। आपका और कांग्रेस का क्या रिश्ता है? खट्टा मीठा है या सिर्फ अवसरवादी है? क्या रिश्ता है? देखिए, पहली बात है कि हमारा उनका रिश्ता क्या है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण देश की स्थिति क्या है वो समझना जरूरी है। और देश की स्थिति इस वक्त ये है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए सबको एक साथ आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि डेमोक्रेसी को जब खत्म किया जा रहा है, चुनी हुई सरकारों को खत्म किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, तो प्राथमिकता आपके सामने क्या है? देश बचाने की प्राथमिकता। कर्नाटक की चुनी हुई सरकार को तोड़फोड़ करके गिरा दिया गया, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को तोड़फोड़ करके गिरा दिया गया, उत्तराखंड की चुनी हुई सरकार को तोड़फोड़ करके गिरा दिया गया, अरुणाचल की चुनी हुई सरकार को तोड़फोड़ करके गिरा दिया गया, गोवा की चुनी हुई सरकार को जोड़ तोड़ करके बनाया गया, खरीद फरोख्त करके बनाया गया, महाराष्ट्र की चुनी हुई सरकार में खुलेआम खोखा खोखा करके वहां की सरकार को तोड़फोड़ करके गिराया गया, दिल्ली में इन्होंने प्रयास किया हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए, पंजाब में इन्होंने प्रयास किया, बंगाल में इन्होंने प्रयास किया। आप डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं? लोकतंत्र बचाने के लिए भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी से आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। लोकतंत्र, संविधान और रिजर्वेशन, तीन बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त देश के सामने। आरक्षण खत्म होगा, संविधान खत्म होगा और लोकतंत्र खत्म होगा जैसे जैसे भाजपा बढ़ेगी, तो इसलिए उनको रोकना जरूरी है। ओके, और उसके लिए आपने भ्रष्टाचार के अपने सारे आरोप साइड में रख दिए। कौन बोल रहा है कांग्रेस पर लगाए? मैं कह रहा हूं, कौन बोल रहा है भ्रष्टाचार पे? भारत के प्रधानमंत्री जो 70,000 करोड़, सुन तो लीजिए, 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप अजीत पवार पे लगाते हैं, दूसरे दिन गले लगा लेते हैं। छगन भुजबल पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, गले लगा लेते हैं। प्रफुल्ल पटेल के बारे में कहते हैं इकबाल मिर्ची से इनका रिश्ता है, दाऊद इब्राहिम से इनका रिश्ता है, गले लगा लेते हैं। और उनमें कोई फर्क नहीं हुआ। शर्मा, इसका मतलब, हेमंत विश्व शर्मा पर वाटर घोटाले के, अब बोलने दीजिए मानक जी, हेमंत विश्व शर्मा पर वाटर घोटाले की बुकलेट जारी करते हैं, उनको गले लगा लेते हैं। मुकुल राय, शुवेंदु अधिकारी पर नारदा शारदा स्कैम में ईडी सीबीआई की जांच सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल उनको गले लगा लेते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माइनिंग के घोटालेबाज जनार्दन रेड्डी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेते हैं। नारायण राणे पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हैं, उनको गले लगा लेते हैं। आप बताइए ना एक नाम। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे। इसका मतलब आप देश भर के सारे भ्रष्टाचारी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैंने आपका ये पॉइंट मान लिया और कि बीजेपी ने इस पर कॉम्प्रोमाइज किया, पूंजीपतियों में भी लाई, लेकिन आपने भी किया ना, आपने भी किया ना, पता नहीं आपने चलाया कि नहीं चलाया। मान लीजिए आपने भी किया ना। सुन तो लीजिए, मैं आऊंगा अपने पे भी आऊंगा। 43 कंपनियों का 3.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ किया। 3.5 लाख करोड़ रुपए जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। मोदी जी और उनकी पार्टी के जितने करीबी लोग हैं, चाहे नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, ललित मोदी हो, विजय माल्या हो, आज विदेशों में बैठे हैं हिंदुस्तान का हजारों करोड़ रुपए लूट के। ये भ्रष्टाचारी नहीं है? ठीक है, बैंकों का पैसा लूटने वाले लोग। आम आदमी पार्टी के बारे में हमने कहा, ये जो गठबंधन है इस देश को, लोकतंत्र को, संविधान को, आरक्षण को बचाने के लिए जरूरी है। हम इसलिए वो फैसला लिए और हम। पर उन आरोपों का क्या हुआ फिर? उन आरोपों पर आपका स्टैंड आज अगर पूछा जाए, जो आपने पहले लगाए थे, हालांकि आपने उन पर माफी लिखी, कोर्ट में जब डेफेमेशन के केस हुए, मानहानि के केस हुए, आपने माफी मांगी। हम कह रहे हैं, लेकिन आपने कम से कम 100, 125, 150 नेताओं पर यह आरोप लगाया। मैं आपसे कह रहा हूं कि कौन 10 साल से सरकार किसकी है? करिए जांच सारी चीजों की। आरोप तो आपने लगाए थे भाई, जांच करिए ना। सरकार तो आज की तारीख में बीजेपी की है ना, जांच करिए सारी चीजों की। वो आरोप सही थे या नहीं थे जो आपने लगाए थे? हमने जो कागजात उस समय दिखाए थे, सारे तथ्य सामने रखे थे, उसकी जांच होनी चाहिए। करिए जांच आप। ओके, आरोप लगाए थे, फिर उन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया। फिर आप आप प्राथमिकता आपकी क्या है इस वक्त? ठीक है, क्या भारत के संविधान को बर्बाद होने दिया जाए? ठीक है, मैंने मान लिया। क्या इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने दिया जाए? सरकारों को खत्म करने दिया जाए? एक तरफा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी आपके ऊपर आरोप लगाए। शराब घोटाला सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने उठाया, इसीलिए कहता है अवसरवादी गठबंधन बनाया। शराब घोटाला कहां सामने आ रहा देखा आपने? कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देखा। कहां आया सामने? आपने देखा? एक मामले में आया जिसका जिक्र आप लोग कम करते हैं, उसका जिक्र किया कीजिए।
शरद रेड्डी ने अपनी गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी ये तो आप बता चुके, सही है, क्लियर कट है ये। ठीक है, ये आप पहले भी कह खुला चुके। भ्रष्टाचार है ये। हुई किसी बीजेपी नेता से पूछताछ, हुई किसी की गिरफ्तारी, तब पर तो इसलिए नहीं, अगर नहीं, आप पे मेरा पॉइंट दूसरा है। अगर मेरा मैं point आप पे ये है- आरोप लगा रहा हूं, हाँ। इसमें कोई बीजेपी को दिन रात अगर हमारे ऊपर आरोप लगाना है, या कांग्रेस पार्टी के जो बाकी नेता हैं, मान लीजिए उन्होंने आरोप लगाया, हाँ, उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है जिन्होंने हमारी कानूनी लड़ाई भी लड़ी कोर्ट के अंदर, वहां से राहत भी मिली, तो हो सकता है दो नजरिया हो उनकी पार्टी में। ओके, फिर आपने भी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार पे आरोप लगा दिया था कि वहां भी शराब घोटाला हुआ है। देखिए ऐसा है, ये घोटाले के आरोप क्या यूं ही लगा दिए जाते हैं क्या? देखिए ऐसा है, मैं कह रहा हूं कि जो भी आरोप लगाए, कोई भी लगाए, XYZ लगाए, उसकी जांच कीजिए और उसके बाद कार्रवाई कीजिए उसके ऊपर, उसकी जांच करिए। आपके पास और एजेंसियां बुनियादी हैं, सवाल पूछूं आपसे, पूछिए। 2G स्कैम हुआ था या नहीं हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार में? अब देखिए, जो कोर्ट की कार्रवाई चलने के बाद कोई फैसला आ गया तो उस पर हम कैसे टिप्पणी कर सकते हैं, या कोई कैसे टिप्पणी कर सकता मतलब कोर्ट के फैसले में 2G स्कैम नहीं माना गया तो आप मानते हैं कि आपकी गलती थी? 2G स्कैम पर आपने गलत आरोप लगाए थे? नहीं, उस समय जो पूरा हमारे आंदोलन सामने- अन्ना हजारे उस का जो समय- चला था, उस समय वो हमारे- गलत था? उस समय हमारे सामने जो कागजात आए थे, अरे भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं अडानी अंबानी टेम्पू में पैसा लेके जा रहे हैं और दूसरे दिन अपने शपथ ग्रहण में बुला लेते हैं। कॉमनवेल्थ आप क्या? उनका नाम नहीं लेते। नहीं, बिल्कुल ठीक है, कॉमनवेल्थ भाई, क्या? आप सही कह रहे हैं। देखिए, संजय सिंह मान लीजिए किसी के बारे में आरोप लगाए, तो हो सकता है उनके पास कागजात की कमी हो, जानकारी की कमी हो। मानक गुप्ता उनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि भाई आपने जो आरोप लगाया ये पूरी तरह सत्य नहीं था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, जिन लोगों पे 70,000 करोड़ का आरोप लगाते हैं, कुछ तो कागजात सही कह होंगे रहे उनके हैं, पास। कॉमनवेल्थ भारत के घोटाला- प्रधानमंत्री अडानी अंबानी पे जो आरोप लगाते हैं, कुछ तो कागजात होंगे उनके कॉमनवेल्थ पास। स्कैम हुआ था या नहीं हुआ था? मैं कह रहा हूं जिस मामले में भी कोर्ट के या जांच एजेंसियों के सारी कुछ जांच होने के बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई और बरी हो गए लोग, तो उस पर टिप्पणी करने कोल का स्कैम, अधिकार- कोयला घोटाले में तो बहुत लोग कन्विक्ट भी हुए हैं, सजा हुई है। आपको कोल स्कैम की असलियत पता है? आज की तारीख में कितना बड़ा कोल स्कैम हुआ है, उस पर कभी किसी चैनल ने चर्चा किया? जिस कोल स्कैम की चर्चा आप उस वक्त की, जो हम सब सारे लोगों ने किया, उसका 2 गुना ज्यादा कोल स्कैम इस समय हुआ, कहीं उसकी चर्चा नहीं हुई। वही भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में जाके अब कह रही है कि नहीं साहब, वही स्कीम ठीक थी जिसका हमने विरोध किया था। उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। कोयला की खदानें बांटने का वही तरीका ठीक था जो कांग्रेस के समय में था। कोर्ट में जाके कहा इन लोगों ने। अच्छा, नरेंद्र मोदी पर आपकी राय क्या है संजय जी? कैसे नेता है नरेंद्र मोदी? मतलब देखिए, 2002 से याद करिए, पहले वो चीफ मिनिस्टर बने, फिर दंगों का आरोप लगा, फिर लगातार चुनाव गुजरात में जीते, फिर यहां आए, मोदी लहर चली, इतने चुनाव जीते, लगातार तीसरी बार पीएम बने। कैसे नेता है? देखिए, एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि उन्माद की जो राजनीति होती है उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज्यादा समझाना नहीं पड़ता और मजा बहुत आता है। जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, बोले हाँ हाँ ये ठीक है, ये नेता सही है, बिल्कुल सही है। तो उसमें रोजगार पे बात करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ना आपको किसान के फसल का दाम देने की जरूरत है, ना आपको महंगाई कम करने की जरूरत है। और हर चीज में ये हिंदू विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है, ये पाकिस्तान समर्थक है, इसको निकाल के बाहर कर दो, इसको पाकिस्तान भेज दो। ये बोलने में आसानी है। तो नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिटिक्स है वो यही है। वो अपनी पॉलिटिक्स को लेकर मेहनत भी खूब करते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, रैलियों में, सभाओं में। यानी जो दुष्प्रचार, झूठा प्रचार या नफरत फैलाने की कार्रवाई प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, उसको पूरी शिद्दत के साथ उनकी करते कोई हैं। चीज पसंद नहीं है आपको संजय जी? नहीं, मैं आपको बताता रहा हूं, अपने जो नफरत की आइडियोलॉजी मेहनत को करते हैं। फैलाने की मेहनत जो है वो बहुत शिद्दत के साथ करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं वो। ओके। और राहुल गांधी के बाद आप बताइए, क्या देश का कोई प्रधानमंत्री चुनावी रैली में ये कह सकता है विपक्ष मुजरा जहां करना चाहता है करे? ये भाषा है भारत के प्रधानमंत्री की। कभी जर्सी गाय, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी मुजरा, कभी गालियां तो उनको ही बहुत मुगल, पड़ती कभी हैं। मदरसा। उनको ही बहुत गालियां पड़ती हैं। आप बताइए अब ना, आपके नेता ने इस स्तर आपके नेता ने उनको साइकोपैथ तक कह दिया था। अरे कहा था या नहीं कहा था, तो बताइए। क्या किया उन्होंने? साइकोपैथ क्या किया उन्होंने वो तो बताइए। आप सीबीआई का छापा मुख्यमंत्री के दफ्तर पे मरवा रहे हैं, 9 साल हो गया, क्या निकला उसमें? अभी आप मुझसे इतनी चीजें पूछ रहे थे, आपसे मैं पूछ रहा हूं, बीजेपी वालों से पूछिए
9 साल पहले आपने सीबीआई के दफ्तर में 2015 में छापा मारा था, अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में सीबीआई का। तो मानसिक रूप से बीमार आदमी ऐसी हरकतें और कार्रवाइयां कर आपकी सकता है। पार्टी का तो रिश्ता है ही एकदम अलग प्रधानमंत्री से, मोदी जी से। आपका भी एक अलग इक्वेशन बन गया है उनके साथ। क्या आपके टारगेट पे रहते हैं हमेशा वो, हर दिन सीधा टारगेट नरेंद्र मोदी। और हाल में चुनाव के समय तो प्रधानमंत्री ने आपको भी ट्रोल कर दिया। याद है उन्होंने क्या कहा था? पढ़ के सुनाऊं? वो कह रहे थे कि थिएटर में भी ब्लैक मार्केट वाला सुनने को नहीं मिलता, इसलिए नहीं कि वो संसद में चला गया। आपके बारे में मतलब प्रधानमंत्री आपको ट्रोल कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के कद को नीचा करता है, उनके कद को, उनकी गरिमा को छोटा पर बीजेपी वाले तो रोज आपको ट्रोल करते हैं इस पर। तो बीजेपी वाले, चलिए एक लंबी फौज है उनकी, उनके पास कभी अखिलेश यादव जी को टोटी चोर कहना है, कभी संजय सिंह को टिकट ब्लैकिया कहना है, कभी अरविंद केजरीवाल को घुंघरू सेठ कहना है, कभी राहुल गांधी को पप्पू कहना है। चलिए वो तो एक आर्मी है नफरत फैलाने वाली। आपको ये क्यों कहते हैं? सुन तो मतलब अब आपको मैं कुछ गाली देना चाहूं तो अगर मेरा अगर चरित्र वही है, मेरा आचरण वही है, मेरा स्वभाव वही है, मेरी भाषा वही है, बददिमाग हूं मैं, तो मैं आपको गालियां दे सकता हूं। कहते हैं कि कोई सुल्तानपुर में शुभम टॉकीज करके कोई सिनेमा था जिसके बाहर संजय सिंह टिकट ब्लैक करते थे। इसकी जांच कराओ भाई। मैं तो एक चैनल पे बोल के आया हूं कि इसकी जांच कराइए, इसको पता करिए। वो चाहते हैं मैं इन चीजों में इनसे उलझूं, और मैं चाहता हूं आप गाली दो जिससे आपकी असलियत और आपका चरित्र पता चले। मेरे पिताजी टीचर थे, रिटायर हुए, अभी भी हैं। मेरी माताजी जूनियर हाई स्कूल की टीचर थी, वो रिटायर हो चुकी हैं सुल्तानपुर में। मैंने सारी पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर और उसके बाद फिर महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज था जहां मेरे पिताजी खुद टीचर थे, वहां से की। उसके बाद मैं उड़ीसा चला गया माइनिंग इंजीनियरिंग में, वहां से मैंने डिप्लोमा किया। उसके बाद आके फिर संस्था बनाई आज़ाद समाज सेवा समिति, जिसके माध्यम से रक्तदान करने का काम, लोगों की सेवा करने का काम, 50 बार का मैं ब्लड डोनर हूं। उसके बाद हमारी संस्था ने हजारों यूनिट ब्लड डोनेशन किया। गुजरात का भूकंप आया, वहां गया, सुनामी आई, वहां गया, उत्तराखंड गया, जम्मू कश्मीर गया, नेपाल की आपदा में गया, कोरोना के काल में जितना हो सका काम किया। अब ऐसा आदमी आपको अगर टिकट ब्लैकिया दिखता है और गाली देने वाला दिखता है तो आपको मुबारक है, आप दीजिए। आप भी कोई कमी थोड़े छोड़ते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूं कैसे। इसलिए मैं उनसे उलझता नहीं। आप उलझते हैं, और आप ऐसे उलझते हैं। आप खुद कैमरे के सामने कहते हैं नरेंद्र मोदी कान खोलकर सुन लो, झोला लेकर भागने नहीं देंगे। आप भी तो लगातार उनको टारगेट पर रखते हैं अपने। देखिए, झोला लेकर भागने नहीं देंगे, मैंने क्यों बोला? जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि झोला लेके मैं भाग जाऊंगा, चला जाऊंगा, तो मैंने कहा भाई झोला लेके भागने नहीं देंगे, झोला चेक करेंगे कि उस झोले में क्या क्या है, इसमें क्या गलत है। आप उनकी डिग्री के पीछे पड़ गए। अगर उनके अरे अच्छा, ये एक बड़ी अजीब बात आप लोग करते हैं। हाँ। मानक गुप्ता अगर आज एक टीवी चैनल के इतने बड़े पत्रकार हैं और कोई उनके ऊपर आरोप लगाए कि वो 10वीं पास है मानक गुप्ता, तो मानक गुप्ता के यूनिवर्सिटी वाले सामने आएंगे और कहेंगे नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं संजय सिंह, ये है मानक गुप्ता, ये हमारे विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, हम लोगों को गर्व है मानक गुप्ता के ऊपर, आज वो इतने बड़े पत्रकार हैं। बोलेगा नहीं बोलेगा? यहां क्या हो रहा है? यहां गुजरात का विश्वविद्यालय कह रहा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने कह दिया नरेंद्र मोदी ने यहां से पढ़ाई की है या नहीं की है। तुमने तो डिफेमेशन कर दिया हमारे केस चल रहा है आप पे, विश्वविद्यालय का डिफेमेशन कर दिया। पर आपको हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली उसमें। इतना बड़ा मजाक, हाईकोर्ट से भी राहत। अरे भाई, आज विश्वविद्यालय सामने आता गुजरात का, हाँ। वो कहता ये है नरेंद्र मोदी जी की डिग्री, प्रधानमंत्री हमारे विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, पूरा देश जान जाता। वो तो मुकदमा कर रहे हैं हमारे ऊपर कि हमारे विश्वविद्यालय का डिफेमेशन कर दिया। तो कोर्ट क्यों राहत नहीं दे रही आपको उसमें? एलुमनाई एसोसिएशंस की जब सभा होती है, उसमें जो बड़े ओहदों पे पहुंचे हुए लोग हैं उनको सम्मानित किया जाता है, बुलाते हैं लोग, भाई ये पत्रकार हो गया, ये नेता हो गया, ये हो गया, भारत का प्रधानमंत्री हो गया। क्यों इस चक्कर में पड़े हैं आप? और उसकी डिग्री नहीं बता रहे। क्यों आप दिल्ली विश्वविद्यालय जाओ, वहां नहीं बताते, अहमदाबाद जाओ, वहां नहीं बताते। पीएम की डिग्री के पीछे क्यों पड़े हैं आप? झूठ बोलने का अधिकार पीएम को नहीं है। वो एफिडेविट देते हैं कोर्ट में, चुनाव आयोग में, वो एफिडेविट लिख के देते हैं, उनको सही डिग्री बतानी पड़ेगी अपनी, इतनी सी तो बात है। और डिग्री सही है, आप बता दीजिए, इसमें क्या परेशानी है आपको? ओके, मतलब पढ़ाई लिखाई आप तो मानते हैं कि पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट होती है और नेता कोई भी तभी बड़ा बन सकता है। झूठ बोलना जरूरी नहीं है। आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, वो
उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन झूठ अगर आप बोलेंगे अपनी डिग्री को लेके तो वो देश के साथ एक धोखा है। लोगों को आपने गलत जानकारी दी, वो नहीं करना चाहिए। आप 10वीं पास होके भी अच्छा काम कर सकते हैं और सरकार अच्छी चला सकते हैं, वो आपकी प्रतिभा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ओके। आपने अभी कहा कि इस सरकार ने हाल में कई यू टर्न ले लिए। आपकी पार्टी को तो यू टर्न का बादशाह कहा जाता है। आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, कहिए। जब से आपकी पार्टी बनी है उसके बाद से अपने यू टर्न देखिए। आपके नेता ने सबसे पहले क्या कहा था? गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी ले ली। घर नहीं लेंगे, घर ले लिया। सुरक्षा नहीं लेंगे, सुरक्षा भी ले ली। बच्चों की कसम खाते हैं कांग्रेस संग गठबंधन नहीं करेंगे, वो भी कर लिया। क्या आज की राजनीति की सच्चाई आपको स्वीकार करनी पड़ी है? जो आप अलग तरह की राजनीति करना चाहते थे उसमें आपको बदलाव लाना पड़ा है। अब आपको यह मान लेना चाहिए कि हां, हमने यू टर्न लिए और हमने स्वीकार कर लिया कि राजनीति ऐसे ही होती है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप समय और परिस्थिति पर उन चीज़ों को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं, ये चीज़ें आवश्यक हैं राजनीति के लिए। जैसे एक एमएलए हो, एमपी हो और मिनिस्टर हो, उसको संसाधन चाहिए लोगों का काम करने के लिए ही। ये बात जब आप उस पद पे पहुंचते हैं आपको समझ में आती है, और उसकी जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से आप पूरा करते हैं उसको। लेकिन क्या हमारी सरकार ने जनता के लिए काम करके नहीं दिखाया? बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे अनुकरणीय काम। पूरे दुनिया में आज शिक्षा मॉडल की चर्चा होती है अरविंद केजरीवाल की, पानी के मॉडल की, हेल्थ के मॉडल की चर्चा होती है, हमारे फरिश्ते स्कीम की चर्चा होती है, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें छपती हैं दिल्ली के शिक्षा मॉडल के ऊपर। और उसके बाद हम मुनाफे का बजट देते हैं। केंद्र सरकार हमें कोई सहयोग नहीं करती। 2,32,000 करोड़ रुपए का टैक्स हम देते हैं केंद्र के खाते में, बदले में हमें 325 करोड़ रुपए मिलता है, और वो भी नहीं मिलता है, अलॉट किया जाता है खाली। तो इतनी विषम परिस्थितियों में भी एक बेहतरीन सरकार हम चला के दिखा रहे हैं। लेकिन बीजेपी वो आपको नहीं दिखता। हाँ। यू टर्न आपको हमारा दिखता है। नरेंद्र मोदी का यू टर्न नहीं दिखता। प्रधानमंत्री का आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने जुमले के अलावा किस चीज में सच बोला है? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 20 करोड़ नौकरी मिल गई इस देश के लोगों को। काला धन इतना लाएंगे कि हर खाते में 15 लाख चला जाएगा। आपके खाते में आया 15 लाख? नहीं आया आज तक। आप कभी प्रधानमंत्री से नहीं पूछते कि आपने 15 लाख हमारा नहीं वो तो दिया। जुमला था। आप देखिए, अमित शाह जी ने कहा, आपने मान लिया ना। अमित शाह जी ने खुद कहा जुमला था। हमने जुमला नहीं बोला, हमने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया। इसकी आपको सराहना करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, इसकी आपको सराहना करनी चाहिए। बीजेपी जो मैनिफेस्टो में हम लिखते हैं उससे ज्यादा काम करके दिखाते हैं। बोला किसानों के फसल का दाम 2 गुना कर देंगे, किया उन्होंने? नहीं किया। ठीक है, तो बीजेपी ये कहती है, पहले आप कहते थे कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री के शीश महल के वीडियो वायरल हैं जिसमें ऑटोमेटिक लिफ्ट लगी हुई है, इटालियन मार्बल लगे हुए हैं, करोड़ों रुपए सिर्फ मुख्यमंत्री के घर पर आपने खर्च कर दिए। या तो आप ये कह दीजिए कि वो सारे वीडियो फेक हैं, कह दीजिए कि मुख्यमंत्री के घर पर इतना पैसा खर्च नहीं हुआ। काहे कह देंगे वीडियो फेक है? हम क्यों कह देंगे कि वीडियो फेक है? वो वीडियो सही है, वो घर भी सही है। वहां 2 घटनाएं 3 घटनाएं हुई, उसके बाद विभाग ने निर्णय लिया इसको घर को बनाना है, उन्होंने बनाया। मुख्यमंत्री का आवास है, वो उनका निजी आवास नहीं है। जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे वहां रहेंगे, नहीं रहेंगे कोई दूसरा वहां पे रहेगा। 12-12 करोड़ की 6 गाड़ी प्रधानमंत्री के साथ चलती है, वो मुद्दा नहीं है। हजारों करोड़ के उन्होंने हवाई जहाज अपने लिए खरीदे, वो मुद्दा नहीं है। कितने रिनोवेशन के नाम पे उन्होंने अपने घर के ऊपर खर्च किए। 112 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 2014 के पहले सैंक्शन किया था अपने घर के लिए, उस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है। वो आपका विशेषाधिकार है, आप किस पे चर्चा कीजिए। नहीं, हम सब पे करते हैं। मेरे सामने बीजेपी का नेता बैठा होता है, मैं सब पूछता हूं। मैं वही आपसे आज आप बैठे आपका विशेषाधिकार है, आप किस पे सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए। सही कह रहे हैं, ठीक है, ओके। अब ये बताइए फिर मुख्यमंत्री के घर पर इतने सारे विवाद क्यों होते हैं? कभी चीफ सेक्रेटरी को पीट दिया जाता है, यह आरोप लगता है। फिर स्वाति मालीवाल को पीट दिया जाता है, यह आरोप लगता है। मुख्यमंत्री के घर को लेकर क्या वजह है कि बार बार कुछ ना कुछ वहां से अंदर से ऐसा निकलता है? फिर वही चीफ सेक्रेटरी के केस में सब लोग बरी हो चुके हैं, कहीं कोई सबूत, कहीं कोई प्रमाण उसका नहीं। तो देखिए ऐसा अच्छा, है। हुआ क्या था उस दिन? वो चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि आप भी थे वहां पर। काम के सिलसिले में नहीं, मैं नहीं था वहां पे, लेकिन काम के सिलसिले में क्या हुआ था कि वो इतना नाराज हो गए और कंप्लेंट कर दिया? काम के सिलसिले में बुलाया गया था उनको, उसकी बातचीत जरूर थी।
तो नाराज हो गए उस पर? अरे आप काम को बाधित करेंगे, बार बार किसी चीज को कहा जाएगा उसको करेंगे नहीं, उसके बारे में चर्चा थी। अच्छा ठीक है, ओके। और स्वाति मालीवाल? स्वाति मालीवाल का एक वीडियो सामने आया, वो देखिए आप, जिसमें वो खुद लोगों से कैसे बात कर रही हैं। तो एक पक्ष वो है, दूसरा पक्ष उनका स्टेटमेंट है, दोनों की जांच होने दीजिए। अभी आपका क्या मानना है, क्या स्टैंड है अभी आपका स्वाति मालीवाल पर? क्योंकि आपकी राज्यसभा सांसद हैं, दोनों की और जांच आप ही के नेता अरविंद केजरीवाल के दोनों बातों की जांच हो रही है, और इस पे मुख्यमंत्री खुद कह दिए हैं कि दोनों के अपने पक्ष हैं, दोनों की जांच होने दीजिए। मतलब पुलिस वाली जांच, या आप अपनी जांच भी कर रहे हैं? पुलिस की भी जांच है, और जांच जो वीडियो सामने आया है जिस पे विभव ने कंप्लेंट किया है, उसकी भी जांच है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो आप किसकी तरफ हैं अभी दोनों में से? अरे मैं आपसे कह रहा हूं, किसी के क्या दोनों पार्टी के लोग नहीं हैं? अभी हैं स्वाति दोनों मालीवाल, कब अभी से- हैं कब स्वाति, से- अभी आम आदमी पार्टी में है। आम आदमी पार्टी की सांसद बन के वो राज्यसभा में आई हैं। हाँ। 3 बार महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं है वो, तो आधिकारिक रूप से पार्टी में है। पार्टी लाइन फॉलो कर रही है? पार्टी लाइन फॉलो नहीं करना है वो आप उनसे पूछे सवाल, मैं ऐसी चीजों में नहीं पड़ता। ओके। लेकिन मेरा यह कहना है कि जो उनके आरोप हैं उसके 2 पक्ष सामने आए, एक उनके आरोप का पक्ष, और दूसरा विभव के साथ जो एक वीडियो जो सामने आया है जिसमें वो खुद से बोल रही हैं और क्या क्या कह रही हैं, वो भी आपके सामने है। संजय सिंह इतना विवादों में क्यों रहते हैं? मैं किस विवाद अक्सर में- आपको लेके कोई ना अभी कोई आपने खुद controversy रहती है। बताया, अभी आपने खुद बताया दिन रात बीजेपी वाले गाली देते वही हैं, तो कह रहा हूं। प्रधानमंत्री मुझे ट्रोल कर रहा है, इसीलिए कह रहा हूं, अक्सर अभी- विवादों में आप रहते तो हैं। इसलिए ये देखिए, क्योंकि क्या आप है, बोलते ज्यादा हैं क्या, इसलिए? क्या सच बोलता हूं, डरते नहीं ज्यादा किसी से? बोलता नहीं, किसी से डरते नहीं संजय सिंह? ज्यादा बोलने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सच बोलने और की। तीखा बोलता हूं। नहीं, जो सच होता है वही बोलता हूं, वो आपको तीखा लगे आपकी मर्जी है। मैंने सदन में नारा लगाया, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद नारा लगाया। उस दिन मुझे बीजेपी के मित्रों ने भी लॉबी में आके कहा अब तुम्हें छोड़ेगा नहीं, जेल जरूर भेजेगा। जेल भेज दिया, मुझे जेल भेज दिया उन्होंने। तो मैं जेल क्यों गया हूं मैं जानता हूं। आपको डर नहीं लगता? डर आपके हाथ, मैंने आपको तो अभी बताया ना, आपको तय करना है, आपको इतिहास के पन्नों में किस रूप में याद किया जाए, ये आपके ऊपर होता है। कायर के रूप में याद किए जाना चाहते हैं या बहादुर के रूप में याद किए जाना चाहते हैं? एक समझौता कर लीजिए, आपको पट्टा गले में बांध के घुमाएंगे एक बीजेपी वाले। मिनट, आप क्या ये इशारा कर रहे हैं कि आपको बीजेपी से ऑफर आया था? नहीं, हमको क्यों ऑफर देंगे? वो जानते हैं कि इस बात को ये मीडिया में भी बोल देंगे, कह भी देंगे, और मुंह पे भी कुछ बोल और देंगे। आएंगे भी नहीं। क्यों उस चक्कर में हमारे साथ नहीं पड़ेंगे? आप तो अक्सर कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को बीजेपी बुला रही थी अपनी तरफ, जिसको बुलाती- सिसोदिया को भी बुला रही थी। जिसको बुलाती है उसके बारे में कहते हैं। अच्छा, आपको कभी नहीं बुला? मुझे एकदम से, आप खुद ही बोल रहे हैं प्रधानमंत्री ने मुझे ट्रोल किया। तो जब जिस व्यक्ति से खुद प्रधानमंत्री चिढ़ रखता हो, तो फिर उसके बारे में बीजेपी के कौन से नेता की मैंने हिम्मत ये है कि इसलिए भी मुझे कहा कि प्रयास आप करेगा? मैंने इसलिए भी कहा कि आप डरते नहीं, क्योंकि जो मानहानि का केस हुआ था विक्रमजीत सिंह मजीठिया वाला, उसमें अरविंद केजरीवाल ने माफी मांग ली। मैं इस बात को पहले आपने नहीं मांगा। मैं इस बात को पहले पूरा कर लूं जो आपने बात को कहा। तो ये आपके ऊपर होता है, आप हिस्ट्री में कैसे जाने जा रहे, बहादुर के रूप में या कायर के रूप में। और इसके बीच में बड़ी बारीक लाइन होती है। इधर चले गए तो फिर जिंदगी भर कायर के रूप में ही याद किए जाओगे। अपनी जगह खड़े रहे तो ठीक है, आदमी बहादुरी से लड़ा, उसके जो नुकसान है, जो खामियाजा भुगतना है, वो भुगतने के लिए तैयार है। तो तो अब आइए, अब आ डरते जाइए नहीं आप। विक्रम मजीठिया पे। आपने माफी नहीं आज मांगी, सबने मांगी। सुन तो लीजिए आप, हाँ, इतनी बड़ी पार्टी चलाने के लिए कई बार आपको रणनीतिक फैसले लेने पड़ते हैं। मैं दोनों जगह का मुकदमा आज भी लड़ रहा हूं, वो बैटन मेरे हाथ में दिया गया, मैं उस चीज का सामना कर रहा हूं, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बात कहते हैं इस बात को। और उसके बाद आप देखिए 1 साल तक विक्रम मजीठिया जेल में भी रहे, जेल में रहे 1 साल तो तक। यानी आप अपने आरोप पर कायम तो हैं? मैं अपने आरोप पे कायम हूं, मैं कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा हूं, दोनों जगह जा रहा हूं। तो फिर एक मुख्यमंत्री सारा सरकार का काम छोड़ के रोज रोज तारीखों पे जाए, उसके कारण ये हमारा रणनीतिक फैसला था, हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मतलब इसीलिए क्या उन्होंने अरुण जेटली, कपिल सिब्बल, इन सबसे भी माफी मांगी? झगड़े खत्म किए, क्योंकि रोज के वोट की तारीखों में मुख्यमंत्री को जा जाकर शामिल होना
और इसके बजाय जनता का काम करना, वो प्राथमिकता तय करनी थी। माफी का मतलब ये नहीं है कि आरोप गलत थे। नहीं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो आज आपको बता रहा हूं, कानूनी लड़ाई आज भी लड़ रहा हूं। संजय जी, आपने अभी अपनी पढ़ाई का जिक्र किया था, तो वहां से राजनीति में कैसे आना हुआ था? यह आंदोलन, अन्ना आंदोलन था, वहां आप जुड़े थे ना, तो कौन ले गया था वहां? देखिए, हमारा सफर शुरू होता है 94 से। उस वक्त हमने एक संस्था बनाई थी, आज़ाद समाज सेवा समिति, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे। और दुर्गा पूजा होता था, दशहरा होता था, तो हम लोग उस पर रिलीफ कैंप लगाते थे, चिकित्सा शिविर लगाते थे, इस तरह के काम करते थे। गर्मियों में पौशाला चलाते थे, ठंडियों में रजाई वितरण का, कंबल वितरण का काम करते थे, खुदीराम बोस जी की जयंती पे। तो ऐसे रचनात्मक कार्यों से मैं जुड़ा। फिर गोमती सफाई का काम, ये सब करता था, यानी कि पूरी तरह से समाज सेवा का काम। हॉस्पिटल में डेली जाता था। और अभी अगर आप मुझे पूछेंगे तो अभी भी मुझे वो एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़का था जो जस्सू नाम था उसका, 2 साल तक उसकी सेवा की हम लोगों ने। और इंसान की इंसानियत क्या होती है वो मैंने देखा जब उस बच्चे को मैं उसके घर छोड़ने गया 2 साल के बाद। तो वो मेरी मोटरसाइकिल पकड़ के खड़ा था अपने माँ बाप को पाने के बाद भी। तो बदनाम करने के लिए आपको कुछ भी कहें लोग। इमोशनल हो गए आप? नहीं, ये मैं आपकी आंखें नम देख रहा हूं। तो क्योंकि संजय सिंह को ऐसे कोई नहीं जानता है, सब समझते हैं संजय सिंह एक बहुत ही टफ अंदर से नेता हैं, ताबड़तोड़ राजनीति करते हैं, तीखा बोलते हैं, लेकिन ऐसे एक बच्चे को सोच के आंखें नम हो जाएंगी संजय सिंह? क्योंकि मैंने बहुत लग के काम किया, किसी भी चीज़ में कभी पीछे नहीं रहा, मेहनत से काम किया। और फिर संस्था के बाद फिर रघु ठाकुर जी से मुलाकात हुई, वो एक सोशलिस्ट लीडर, डॉक्टर लोहिया के साथ उन्होंने काम किया, तो उनके साथ मिलकर काम मन में किया। टीस भी है लगता है, संजय सिंह के मन में दर्द भी है। किस बात का? आप जो इमोशनल हो रहे हैं सिर्फ वो बच्चे की वजह से नहीं है, मुझे लगता है कि नहीं, मैं अपने कामों को कभी भी आज भी याद करता हूं तो उन चीज़ों को लेके इमोशनल हूं। इसलिए इमोशनल हूं कि शायद मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ। क्या यही बात अरविंद जी को पसंद आ गई? लोग ये जानते हैं कि ये सांसद हो गए। हाँ। लोग ये जानते हैं कि ये तो आके यहाँ बहुत बोलते हैं मोदी के खिलाफ। हाँ। ये नहीं जानते कि 23 साल पहले पुराने एक मामले में मुझे अभी 3 महीने की सजा हुई, क्योंकि तब भी संजय सिंह आंदोलन करते थे बिजली और पानी को लेकर। लोग ये नहीं जानते कि मैं अपने जिले में भीख मांग के लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करके सुनामी में काम करने गया था। ये भी नहीं जानते कि मैं गुजरात के भूकंप में काम करने गया था। और क्या कहते हैं, टिकट ब्लैक किया है, ये है वो है। तो आपकी पूरी जिंदगी पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये गालियां जो है ना, ठीक है, जैसे आपने आज मुझसे जिक्र किया, ऐसे ही जो आपके जानने वाले लोग हैं उनको तकलीफ होती है, कह रहे यार तुमने तो ये काम किया और तुम्हारे बारे में ये आपने जिस प्रधानमंत्री के ट्रोल करने का जिक्र किया वो वीडियो मुझसे मेरे कई साथियों ने मुझे भेजा। मेरे बहुत सारे साथी जो हैं वो राउरकेला स्टील प्लांट में हैं, कोई कोल फील्ड में है, बड़े बड़े पदों पे है, कोई जीएम है, कोई माइंस मैनेजर है। अरविंद केजरीवाल तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आपको आज आपको दिख रहा है कि ये दूसरी बार सांसद हो गए, ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन जो आपका सफर होता है जिंदगी का, ठीक है, वो शायद लोग उतना नहीं जानते। अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह को राज्यसभा क्यों भेजा और उसके बाद दोबारा राज्यसभा क्यों भेजा? क्या ऐसी खास बात है उनकी जो उनको देखिए, हमारी और अरविंद जी की जो पहली मुलाकात हुई तो वो सुल्तानपुर में रेडी पटरी वालों को उजाड़ दिया गया था। मैंने 16 साल तक रेडी पटरी वालों के लिए काम किया है। तो नेशनल हॉकर्स फेडरेशन करके एक संस्था थी, तो उसमें मैंने काम किया, पटरी गुमटी व्यापार मंडल के नाम से सुल्तानपुर में। तो जब वो दुकान उजाड़ी गई तो मैंने अरविंद केजरीवाल जी से संपर्क किया। उस समय ये सूचना के अधिकार का आंदोलन चलाते थे, तब इनको मैक्सेस से अवार्ड मिल गया था, और उसके पहले इन्होंने घूस का घूसा अभियान चलाया था जिसमें मैं इनके साथ था। तो उसके नाते से मैंने इनसे संपर्क किया, तो ये आए, और संयोग से वो जो वहाँ की डीएम थी वो इनके साथ की पढ़ी हुई थी। तो मेरी उस समय अरेस्ट हो गई थी, मैं जेल में था। तो उन्होंने बात किया, तो पहले तो वो डीएम कहने लगी, कह रहे आपका वो दोस्त कैसे हो सकता है, वो तो यहाँ रोज मुझे तंग किए रहता है, जैसे अभी मोदी जी कहते हैं। तो वो पिंकी जोवेल जी थी उस समय डीएम, तो मुझे याद है। तो फिर उन्होंने रिहाई की,
अपना ऑर्डर वगैरह किया, मैं रिहा होकर बाहर आया। फिर एक बहुत बड़ी रैली हुई जिसमें केजरीवाल साहब आए, वहाँ से हमारी उनकी दोस्ती। फिर उन्होंने स्वराज का आंदोलन शुरू किया, स्वराज के आंदोलन में भी मैं उनके साथ था। फिर जब अन्ना जी का आंदोलन शुरू किया तो पहले उन्होंने मुझे अमेठी और सुल्तानपुर 2 जिलों की, रायबरेली की 3 जिलों की जिम्मेदारी दी थी, तो वहाँ मैंने बहुत अच्छे ढंग से उस आंदोलन को चलाया। फिर वहाँ से फिर मैं चल के अन्ना जी के आंदोलन में आया। फिर तब से लगातार अन्ना जी के साथ आंदोलन के बाद पार्टी बनी और रेस्ट इज हिस्ट्री। तो केजरीवाल साहब के साथ रहा, तो अच्छा, वो एक एक बात भरोसा है उनका। ओके, एक बात बताइए, केजरीवाल जी 2 बार भेजा मुझे। हाँ, केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? पीएम मटेरियल आप उनमें देखते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं और बनेंगे एक दिन, मुझे पूरा भरोसा है। कब बनेंगे आपके हिसाब से? आपका प्रोजेक्शन क्या है? अब ये अभी से कोई चीज़ प्रेडिक्ट करना, राजनीति में कई बार तात्कालिक बड़ी घटनाएं होती हैं, मैं इसके बारे में कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन बनेंगे ऐसा दिल कहता है, दिमाग कहता है, उनके सोचने के तरीके को, काम करने के तरीके को देख के जरूर लगे। जब वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ गए थे वाराणसी में चुनाव लड़ने, तब लोगों ने माना कि अब राष्ट्रीय स्तर पर चैलेंज करेंगे मोदी को केजरीवाल। दोबारा नहीं गए, लोकसभा में उन्होंने अपना हाथ नहीं आजमाया। उससे लोग ये मानते हैं कि वो दिल्ली और फिर पंजाब और फिर राज्यों पे फोकस करना चाहते हैं। हाँ, वही तरीका ठीक है। राज्य दर राज्य आगे बढ़ना ज़्यादा अच्छा तरीका है, बजाय इसके कि पूरे देश में आप एक बार में चुनाव लड़ें। और चुनाव में हमने देखा 2014 का प्रयोग हमारा फेल हुआ, ये मैं आपके सामने मान रहा हूँ। हाँ। तो उसके बाद से फिर हमने अपने आप को अलग रणनीति पे काम करना शुरू किया। अगर आज कहीं किसी भी सीट पे चुनाव हो जाए, टक्कर हो जाए मोदी और केजरीवाल, कौन जीतेगा? अब परिस्थितियां बदल गई हैं। जब वो अजय राय से 1.5 लाख से बड़े मुश्किल से जीत पाए, तो आज मैं तो सोचता हूं कि अगर केजरीवाल जी लड़े होते इस चुनाव में, या जैसे आगे भी कभी ऐसा मौका आएगा, तो आप देखिएगा ये परिणाम प्रधानमंत्री जी के नहीं आने वाले हैं। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। और राहुल गांधी और केजरीवाल की टक्कर हो जाए तो? क्योंकि विपक्ष में तो देखिए 2-3-4 नेता ही माने जाते हैं जो मोदी को टक्कर दे सकते हैं। अब उसकी संभावना कम है। अब ऐसी परिस्थिति, तो सारे सर्वे कह रहे हैं कि राहुल गांधी 23-24% पर आ गए हैं प्रधानमंत्री के पद के लिए, चॉइस के लिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने कहा एक दूसरे के, राहुल गांधी और केजरीवाल की टक्कर हो जाए, यानी कि एक दूसरे के सामने चुनाव मतलब टक्कर से मेरा मतलब है पीएम पद के लिए सबसे उपयुक्त इंडिया गठबंधन में उम्मीदवार जो है वो राहुल गांधी हैं आज की तारीख में है। इसको स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई, और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है? अभी कोई आप जो सामने आपको दिख रहा है उसको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो कौन चला रहा है? आम आदमी सवाल मेरा ये था कि पार्टी और सरकार आपकी इस समय कौन चला रहा है, जबकि आपके सबसे बड़े नेता जेल के अंदर है? नहीं, निश्चित रूप से जो निर्देश उनका, जो सूचनाएं उनकी आती हैं, हम लोग उसके आधार पे भी काम करते हैं। और सरकार का जो रूटीन काम है वो मंत्रालय की जो मंत्री हैं वो काम करती हैं, चाहे वो आतिशी हों या सौरभ हों या जो बाकी हमारे मंत्री हैं। केजरीवाल जी ने तो शायद आतिशी को ही कहा है ना कि वो उनकी गैर हाजिरी में एक तरह से सरकार वही चलाएंगी। देखिए, सब मिलके काम करते हैं और निश्चित रूप से जो विभाग जिसके पास है वो अपने दायित्व को निभाएगा। तो इसमें कोई, आप सीनियर हम लोगों, नहीं, आप सीनियर नेता हैं। लोग कहते हैं कि संजय सिंह अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं, सरकार वही चला रही है। ये सब गलत बातें हैं। हम कभी भी सरकार के काम में हस्तक्षेप नहीं करते, और किसी को भी जो संगठन का काम करता है वो क्यों हस्तक्षेप करेगा। हम लोग अपनी राय दे सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं, लेकिन कोई काम में हम आप सुझाव हमारे हिसाब से कोई मतलब सरकार चलती है। आप फाउंडर मेंबर हैं, सबसे सीनियर हैं पार्टी में इस समय, आप कोई सुझाव देंगे या हिदायत देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मंत्री ना माने। ऐसा नहीं भाई, सरकार चलाने वाले ज्यादा अच्छे ढंग से समझते हैं चीजों को, जो सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति। और दिल्ली में आप बताइए, पर जेल से हम सरकार लोगों के कैसे अतिरिक्त चलेगी? सुझाव, जेल से ये कैसे सवाल चलेगी? आपका बहुत महत्वपूर्ण हाँ। है। देखिए, जेल से सरकार चलने की नौबत किसने लाई? क्या अरविंद केजरीवाल जी अपनी स्वेच्छा से जेल गए? क्या उन्होंने कहा कि हमें पकड़ के जेल में डाल दो? लेकिन अगर इस देश के अंदर एक तानाशाह हुकूमत है जो कहती है कि साहब हम ऐसे मुख्यमंत्री को, जिसने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री की, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, अनुकरणीय काम करके दिखाया, उसको पकड़ के हम जेल में डालेंगे? तो हमारा जवाब है कि हम जेल से सरकार चला के दिखाएंगे आपको। मैं बता रहा हूं आपको कैसे। आप 5 महीने तक झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में रखते हैं, उसके बाद हाईकोर्ट कह देती है साहब इनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता, उनको बेल मिल जाती है। 5 महीने एक मुख्यमंत्री को आपने जानबूझ के जेल में डाला। क्यों?
क्योंकि आपकी मंशा थी झारखंड की सरकार गिराने की। दिल्ली के अंदर ये फैसला हमने इसलिए लिया कि अगर अरविंद केजरीवाल जी का इस्तीफा हो जाता, यहां भी सरकार गिराने का ये लोग प्रयास करते, जो प्रयोग ये झारखंड में कर रहे थे। और यही प्रयोग ये दिल्ली तक नहीं रुकता, ये पंजाब में भी चलता, ये तमिलनाडु में भी चलता, ये केरल में भी चलता, ये बंगाल में भी चलता, ये तेलंगाना में भी चलता, मान लिया, ये कर्नाटक में भी चलता। मैंने मान लिया, लेकिन जेल से क्या तरीका है? आप पकड़ के जेल में डालेंगे और जेल से मुख्यमंत्री सरकार कैसे चला सकता है? सरकार एक चुनी हुई सरकार को गिरा दे। मैंने मान लिया आपकी बात, चलिए साजिश है इसके पीछे। तो भारत का संविधान, सीएम जेल से सरकार कैसे चला सकता है? भारत का संविधान कहां कहता है कि आप अगर बगैर किसी दोष के सिद्ध हुए अगर आप जेल में चले गए तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आदेश कैसे देते हैं वो? अपने मंत्रियों से बातचीत कैसे करते हैं? देखिए, बहुत मीटिंग्स कैसे करते हैं? हाँ, बता रहा हूं आपको। पहली बात तो कि 5 मिनट प्रतिदिन उनको परिवार से बात करने की इजाजत है कानूनी रूप से, ओके, जेल नियमों के हिसाब से। ओके, सप्ताह में 2 बार उनको मुलाकात करने की छूट है, उसमें अपने वो मंत्रियों से भी मिल लेते हैं और परिवार से भी मिल लेते हैं। तो जो उनका काम रहता है, भाई पहले भी क्या हर हफ्ते कैबिनेट और हर हफ्ते विधानसभा थोड़ी चलती है, तो उनका जो मैसेज होता है, हाँ, जो उनको जानकारी होती है सरकार के बारे में, उसके हिसाब से वो निर्देश देते हैं अपना। ओके। और जब से मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं तब से पार्टी में नई जान आई है, सरकार में नई जान आई है, निश्चित कि अब 2 सीनियर नेता कम से कम अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पार्टी और सरकार के मुखिया के तौर पर मौजूद हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की भरपाई हम में से कोई नहीं कर सकता, चाहे मैं हूं, चाहे मनीष जी हों, चाहे पार्टी का कोई नेता हो। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि आने के तुरंत बाद से जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी एक समर्पित पार्टी के नेता के तौर पे पदयात्राएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, एक अच्छा जन समर्थन उनको मिल रहा है और लोगों को लग रहा है कि 17 महीने जेल में रखकर उनके साथ अन्याय किया गया है। एक ऐसा शिक्षा मंत्री जो पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा था अपने शिक्षा मॉडल के जरिए, उसको जानबूझ के जेल में डाला गया। ये दिल्ली के लोगों को महसूस हो रहा है कि उनके बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। तो मनीष सिसोदिया जी पहले से मजबूत दिखे आपको मनीष सिसोदिया? और आप अपने बारे में भी बताइए, क्या बाहर आने के बाद पहले से मजबूत हुए या थोड़ा सा अंदर से ये लगा कि ये क्या हो गया हमारे? पहले मैं मनीष जी का बता दूं। बोलिए। उनका स्वास्थ्य आपने देखा होगा, जितने स्वस्थ होके वो जेल के जाने से पहले थे, उससे ज्यादा स्वस्थ होके वो बाहर आए। कैसे? तो बता रहा हूं आपको, सुन तो लीजिए। उसके बाद बाहर आने के बाद तुरंत मेरे ख्याल से 1 घंटा भी अपना समय बर्बाद नहीं किया, पार्टी के काम में जुट गए और लगातार काम कर रहे हैं। मैं 6 महीने जब तक जेल में था, मैं कई बार कह चुका हूं, फिर दोहरा दे रहा हूं, जब सुबह सो के उठता था तो एक ही बात सोचता था, जिस दिन बाहर निकलने का मौका मिलेगा 10 गुना ज्यादा मजबूती से इनके खिलाफ लड़ूंगा। और आपने देखा होगा जिस दिन से बाहर से निकला हूं उनके खिलाफ लड़ने का काम कर रहा हूं। तानाशाही इस देश का, जेल में तो आदमी टूट जाता है। तानाशाही इस देश का विकल्प नहीं है। और जेल में ना खाना मिलता अच्छा, ना सोने को अच्छा मिलता, भीड़ होती है, माहौल कितना खराब होता है। ऐसे में आदमी मजबूत होकर बाहर कैसे निकल सकता है? आपको ये खुद तय करना पड़ेगा। आपको ये तय करना पड़ेगा कि तानाशाही के आगे आपको झुकना है या उस तानाशाही से लड़ना है, लोकतंत्र को बचाना है। आपको क्या लगता है अंदर से, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिस दिन हम लोग जेल में गए, हम जानते थे हमने कोई गलती नहीं की है, कोई गुनाह नहीं किया है, सिर्फ एक गुनाह किया है, सरकार के खिलाफ बोलने का गुनाह। सिर्फ एक गुनाह कि दिल्ली में अच्छा मॉडल देने का गुनाह, और उसकी सजा हम पा रहे हैं। तो हमने मन बना लिया कि जो यातनाएं, जो परेशानियां, जो दुश्वारियां हमें झेलनी पड़ेगी, हम झेलेंगे। बीजेपी कहती है जेल में आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, इसीलिए आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जैसे गए थे वजन बढ़ा के जेल से बाहर आए। अच्छा ठीक है, तो बीजेपी वालों को भी कहिए यही प्रयोग करें, वो भी कुछ दिन जाए रह के आए हैं, भाई वीआईपी ट्रीटमेंट लेके आए ना, मैं तो थोड़ी मना कर रहा हूं। दिल्ली की जेल तो वैसे भी आपकी सरकार के अंडर आती है ना। साहब ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, वहां उनका ज्यादा प्रभाव चलता है। तो मैं भाजपाइयों को ये ऑफर देना चाहता हूं, जाओ 6 महीने तुम भी रह के आओ, 17 महीने रह के आओ, 2 साल सत्येंद्र जैन की तरह रह के आओ और वैसा ही स्वास्थ्य बना के निकलो। ये आपके मानसिक शक्ति से होता है या आपकी इच्छा शक्ति से होता है। क्या अंदर अत्याचार हुआ संजय सिंह पर, मनीष सिसोदिया पर, केजरीवाल पर भी हो रहा है? 13 दिन तक जिस कोठरी में था मैं, वहां से निकलने नहीं दिया जाता था और
शुरुआत में काफ़ी दिक्कत हुई। जो एक सामान्य कैदी का अधिकार था वो भी नहीं मिलता था, और जब मैं निकलता था दोनों वक्त अपना ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच कराने के लिए, तो उस समय जेल बंद होती थी। अनाउंस होता था वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के बंदी भाई अपने अपने सेल में चले जाएं, और फिर मुझे पुलिस वाले लेके जाते थे ओपीडी में जो हॉस्पिटल का था। तो उस समय ऐसा महसूस होता था कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ा अपराधी हूँ और जेल में जा रहा हूँ, और वो सब अपने जंगले से देखते रहते थे कि कौन सा आदमी है जो जा रहा है। तो कोई कहता था वो नेताजी हैं, वो संजय सिंह हैं। तो क्या बोलते थे वो कैदी? बोलते थे अपना कुछ ना कुछ, कहते थे हाँ भाई साथ में हैं आपके, और कोई उसमें जिंदाबाद की भी नारा लगाते थे, आम आदमी पार्टी की। तो बहरहाल ये शुरुआत के 13 दिनों में हुआ। फिर मैं सुपरिटेंडेंट से मिला, मैंने कहा भाई जो सामान्य कैदियों के अधिकार हैं वो तो हम लोगों को मिलने चाहिए। मुझे वॉक करने की इजाज़त नहीं थी, तो उसके लिए फिर मुझे 1 से 1.5 महीने लग गया। तो वो पहले एक पत्थर था, उसी पे कंबल उन्होंने बिछा दिया था, उसी पे सोना होता था। फिर 1-1.5 महीने के बाद बेड मिला। पत्थर पे सोते थे? हाँ, एक पत्थर था, उसी पत्थर पे आपको कंबल बिछा दिया था उन्होंने। क्या सभी पत्थर पे ही सोते हैं या आप ही को पत्थर पे सुलाया? सभी सोते हैं। हाँ, ठीक। लेकिन जो कैदी होते हैं बहुत सारे, उनको गद्दे बेड के तौर पे मिलते हैं। मुझे वो भी शुरुआत में नहीं दिया गया, तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ी। फिर वो हुआ। फिर वॉक के लिए परमिशन लेनी पड़ी कि भाई शुगर के पेशेंट हैं तो इनको वॉक करना ज़रूरी है। तो एक एक चीज़ के लिए, ठंडे पानी से, अब आप सोचिए ठंड के महीने में आपको 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर में पानी ठंडा मिल रहा है नहाने के लिए, तो फिर वो गर्म पानी के लिए, उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ी। तो संघर्ष रहता है, लेकिन आपको तय करना है। मैंने जेल में जाने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पढ़ा, नेल्सन मंडेला जी को पढ़ा, शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ा, काकोरी कांड के शहीदों के बारे में पढ़ा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह। तो ये लगा कि इन लोगों की तुलना में तो हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। ईमानदारी की बात अगर टूटे नहीं संजय सिंह कभी? एकदम नहीं। और ऐसा लगता था कि जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया है मानक जी, उन्होंने हमसे 1000 गुना ज़्यादा यातनाएं झेली हैं। उनकी तुलना में हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। तो ठीक है, ये परिस्थितियां अगर हैं तो इसका सामना कीजिए। नेल्सन मंडेला साहब को जिस कोठरी में रखा गया था, तो वो खड़े होते थे तो उनका सर लगता था ऊपर, छत इतनी छोटी थी। ऐसी परिस्थितियों में लोगों को 28-28 साल जेल काटनी पड़ी। आप कभी सुनते थे मनीष सिसोदिया के बारे में? क्या उनसे कभी बातचीत जेल के अंदर हो पाती थी? केजरीवाल जी से हो पाती थी? उनकी जेल और हमारी जेल की दीवार बिल्कुल लगी हुई थी, लेकिन वो जेल नंबर 1 में थे, मैं 2 नंबर में था। तो लेकिन कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकता, किसी के थ्रू भी नहीं हो सकता। कोर्ट में जब तारीख पे हम लोग आते थे तब बात हो पाती थी। ओके, मतलब किसी के थ्रू ऐसे संदेश भी नहीं भेज सकते थे कि भाई हमारा ये मैसेज भिजवा दो जरा? अगर एक दूसरे को चिट्ठी भी लिखनी है तो परिवार के सदस्यों को अलाउ होती है। अगर एक ही परिवार के सदस्य 2 जेलों में बंद हों, वरना आप चिट्ठी भी नहीं लिख सकते। ओके, पर अजीब सा ये केस होगा एक देश में, जैसा मैंने पहले कहा। एक तो ये कि पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो जेल गए, दूसरा उनके सांसद, इतने बड़े नेता, डिप्टी सीएम जेल गए। किसी और पार्टी के साथ मुझे याद नहीं पड़ता हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ होगा। संजय जी, आप तुलना कर रहे हैं आजादी के अपने स्वतंत्रता सेनानियों से, यहां भ्रष्टाचार के आरोप में आप जेल में थे। एकदम ठीक बात है, तुलना कैसे कर सकते हैं? लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप जो लगा, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो महत्वपूर्ण है जानना ना। क्या उसमें 1 रुपए की भी बरामदगी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के घर से हुई? क्या उनके एक भी जमीन के कागजात मिले? कोई सोना मिला, गहना मिला? क्या मनीष सिसोदिया के घर पे कोई 1 रुपए की बरामदगी हुई, या संजय सिंह के घर पे हुई? चलिए, मुझे अपने केस के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है, कोर्ट ने मना कर रखा है, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन आप बताइए क्या निकला हम तीनों लोगों के खिलाफ, या सत्येंद्र जैन के खिलाफ क्या निकला? क्या निकला? बार बार कोर्ट के बाद सामने आके तारीख पे तारीख, मतलब ईडी जैसी संस्था जो प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है देश की, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलती है, कहती है 6 से 8 महीने में हम ट्रायल खत्म कर देंगे मनीष सिसोदिया का। क्या हुआ? आज तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ साहब, इसीलिए बेल मिल गई। मैं कह रहा हूं, इसका मतलब आपने 6 से 8 महीने जेल में रखने की मंशा से झूठ बोला ना।
सुप्रीम कोर्ट के सामने जानबूझ के आपने झूठ बोला ना। 448 गवाह जिस केस के अंदर हों, जिस केस में 70,000 पेज की चार्जशीट दाखिल हुई हो, उस केस को आप कह रहे हो 6 से 8 महीने में हम ट्रायल खत्म कर देंगे। आपने लिखा, मुझे पता चला है कि एलजी ऑफिस द्वारा 24 घंटे केजरीवाल जी पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं। जेल के अंदर जासूसी हो रही है केजरीवाल जी की, अत्याचार हो रहा है उन पर। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आपने देखा नहीं कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट जारी की जा रही है, पब्लिक की जा रही है? कभी आपने किसी कैदी के बारे में ऐसा सुना, किसी सामान्य कैदी के बारे में ऐसा सुना है? वो तो आप खुद ही जारी कर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उनकी शुगर गिर गई, इतनी हो गई, अब इतनी हो गई, इतनी हो गई। अरे वो तो डॉक्टर के माध्यम से जो हमें आधिकारिक रूप से मिलती है, हाँ। कोर्ट में जो हम लगाते हैं वो हम जारी करते हैं। कोई भी रिपोर्ट किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को या एलजी को मेडिकल हेल्थ के बारे में जारी करने की कोई दूर दूर तक कहीं कोई इजाजत नहीं है। ये कानूनों के भी खिलाफ है, जेल के नियमों के भी मतलब आप खिलाफ। जो कह रहे हैं, जो जानकारी आप दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके अलावा भी जानकारी हाँ बिल्कुल देते लीक हैं, की जा रही है। बिल्कुल देते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। आप देखिए क्या हुआ केजरीवाल जी के बारे में। ये अत्याचार क्या हो रहा है? सुन तो लीजिए, आपको बता रहा हूं, ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा एक लाइन में। हाँ। कहते साहब आलू पूड़ी खा लिया, इनकी शुगर बढ़ गई। जब हमने कहा साहब 50 से कम उनकी शुगर गई, उनकी जान जा सकती है। हाँ। जो भी शुगर के पेशेंट हो उनसे पूछ लीजिएगा, या किसी डॉक्टर को बुला के पूछ लीजिएगा। कई बार अरविंद केजरीवाल की रात में शुगर 50 से नीचे गई, और 70 से नीचे जाना खतरनाक होता है जान के लिए। 50 से नीचे उनकी शुगर गई, ईडी कस्टडी में भी गई उनकी शुगर। हमने इसको मुद्दा नहीं बनाया उस वक्त। जब जेल में गई शुगर 50 से नीचे, उन्होंने पत्नी से, सुनीता केजरीवाल जी से, भाभी जी से बातचीत करते हुए जब यह बात बताई, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस पर, तो कह रहे साहब जानबूझ के अपनी शुगर कम कर रहे हैं। आप बताइए, इस पे हंसी नहीं आएगी तो और क्या लगेगा आपको? कोई आदमी जानबूझ के अपनी शुगर 50 से नीचे करेगा और कि हमारी जान चली जाए। हाँ। आलू पूड़ी खा रहे हैं क्योंकि शुगर बढ़ाना है, 50 से नीचे शुगर होगी क्योंकि जानबूझ के कर रहे हैं। ऐसी हास्यास्पद बातें जब आप करते हैं, तब कहना पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की साजिश रची जा रही है। और भी कोई अत्याचार हो रहे हैं इसलिए हमने कहा, और भी कोई अत्याचार हो रहे हैं अंदर। आप देखिए ना, एक मुख्यमंत्री को आपने, उनकी पत्नी से भी मुलाकात होती है तो पूरा दीवार बना के वो शीशे की, और उसकी दीवार होती है वहाँ, उनसे फ़ोन से बात हो रही है। आप क्या ह्यूमिलिएट ही कर रहे हैं? जिस गाड़ी में लेके आया जाता है हम लोगों को, आप देखिए क्या, जहाँ पे हवालात नीचे जो होता है, कोर्ट के नीचे जहाँ बिठाया जाता है, तो ये सिर्फ पर अब तो आपको ह्यूमिलिएट करने और अपमानित करने की ही कार्रवाई है। बात संजय जी, अब मेरा रैपिड फायर राउंड, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। तैयार हैं आप? बड़े बड़े नेता डरते हैं इससे। ठीक है, बोलिए। चेतावनी। ओके संजय सिंह, रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल, एनडीए सरकार कितना चलेगी? 4 राज्यों के चुनाव के बाद नहीं चलेगी। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अगला प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का होगा। कौन होगा? ये इंडिया गठबंधन को तय करना है। क्या राहुल गांधी पीएम मटेरियल हैं? हाँ है पीएम मटेरियल। क्या केजरीवाल पीएम मटेरियल हैं? बिल्कुल है पीएम मटेरियल। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा? अरविंद केजरीवाल। ओके। दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन होगा? निकलने के बाद तय होगा, केजरीवाल साहब के आने के बाद तय। देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। ओके। दिल्ली का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन और रहा है? सेकंड बेस्ट अगर आप पूछेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हैं। क्या बात है। दिल्ली का बेस्ट सीएम कौन रहा है? 10 साल से केजरीवाल साहब काम करके जो उन्होंने दिखाया है वो अपने आप में अनुकरणीय है, और केजरीवाल से बढ़िया सीएम अब तक नहीं हुआ दिल्ली। ओके। शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री के तौर पर 10 में से कितने नंबर देते हैं? अच्छा काम किया है उन्होंने भी, कुछ क्षेत्रों में अच्छा काम किया है। मानना पड़ेगा संजय जी, यू टर्न। पहले बोलते थे देखिए, पूरा कैंपेन जिन चीजों में उन्होंने करप्शन किया उसका भी जिक्र किया, और जो काम उन्होंने ठीक किया है। ठीक है। क्या बीजेपी योगी को हटाने वाली है? ये आपके नेता ने आरोप लगाया। बिल्कुल हटा सकती है, बिल्कुल हटा, जितनी लड़ाइयां चल रही हैं उनके बीच में हटा सकती है। मोदी का उत्तराधिकारी बीजेपी में आपके हिसाब से कौन है? अब ये मोदी जी की चलेगी तो अमित शाह ही है। ओके। अगर मोदी जी की चलेगी तो। ओके। मोदी कब तक पीएम रहेंगे संजय जी? 75 साल में रिटायर हो जाएंगे।
आपको यकीन है? बिल्कुल, और जो सिद्धांत उन्होंने बनाया है तो ये तो उनकी अग्नि परीक्षा है, पूरा देश देखेगा। केजरीवाल कब तक सीएम रहेंगे अगर जीतते रहे तो? जब तक दिल्ली में विधानसभा का चुनाव अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे तब तक वो सीएम रहेंगे। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया जवाब दिया। यानी जब लोकसभा का लड़ेंगे तो फिर पीएम भी बन सकते हैं। केजरीवाल का उत्तराधिकारी कौन है आम आदमी पार्टी में? अब ये हमारे यहाँ उत्तराधिकारी का कोई ऐसा झगड़ा नहीं है। फिर भी कोई तो नंबर 2 होगा। कोई झगड़ा नहीं है इस बात का। नंबर 2 मैं मनीष सिसोदिया को मानता हूँ, पर वो उत्तराधिकारी नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये उत्तराधिकारी वाला झगड़ा नहीं है यहाँ पे। दिल्ली की सरकार कौन चला रहा है? दिल्ली की सरकार हमारे मंत्रीगण और समय समय पे जो केजरीवाल साहब से निर्देश मिलता है उसके हिसाब से चला ओके। रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में लोकसभा में बार बार बीजेपी से क्यों हार जाती है? हाँ, ये एक ट्रेंड है जिसको अगली बार जरूर हम लोग तोड़ेंगे। क्या विभव कुमार ने वाकई स्वाति मालीवाल को पीटा था? नहीं पीटा था। क्या स्वाति मालीवाल को राज्यसभा सीट छोड़ देनी चाहिए? ये उनसे पूछिए आप। कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी थी? ये भी उनसे पूछिए आप। क्या सोचते हैं आप कुमार विश्वास के बारे में? नहीं, मेरा अपना एक सिद्धांत है जिसका मैं पालन करता हूँ। जिन साथियों के साथ काम किया, छोड़ने के बाद उनके बारे में कभी टिप्पणी वो तो बोलते हैं, लेकिन उनको बोलने दीजिए। क्या नहीं बोलते उनसे हैं वो? पूछिए आप जाके। ये उनका तरीका है, मैंने अपना तरीका आपको अरविंद बता दिया। केजरीवाल को रोज वो क्या नहीं बोलते हैं? मैं कह रहा हूँ ये उनका तरीका है। मैंने अपना एक सिद्धांत बनाया, अपना एक तरीका बनाया, मैं उसका पालन करता पर हूँ। छोड़ा क्यों उन्होंने? ये उनसे पूछे भाई ना, उन्होंने छोड़ा कहते ना। हैं राज्यसभा सीट देनी थी किसी को, दे दी किसी को, क्योंकि आपको मिली इसलिए आप उसमें शामिल हैं उस विवाद में। देखिए, उस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता या उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। ओके। आशुतोष ने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी? आशुतोष जी कुछ मुद्दों पे उनकी असहमति थी जिसके कारण उन्होंने छोड़ी। ओके, मुद्दे बताना चाहते हैं? नहीं। नहीं, उत्तर प्रदेश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? उत्तर प्रदेश का बेस्ट चीफ क्योंकि मिनिस्टर, आप यूपी से आते हैं इसलिए पूछ रहा हूं। उत्तर प्रदेश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अगर आप पूछेंगे तो चौधरी चरण सिंह जी के समय की बड़ी लोग चर्चा करते हैं और एक ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पे उनको लोग आज तक याद करते हैं। मुझे लगा आप अखिलेश जी का नाम लेंगे, क्योंकि अखिलेश जी से तो आपके अच्छे संबंध हैं। आपने पूछा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो हाँ, तो उत्तर अखिलेश जी प्रदेश थे। नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत लोग हुए। हाँ, तो बेस्ट उसमें कौन रहा है अब तक? चौधरी चरण सिंह। और अखिलेश और मुलायम में चुनना हो तो? अखिलेश और मुलायम में चुनना हो तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव एक अच्छे सोच के साथ आगे डेवलपमेंट का काम किया, और मुलायम सिंह जी ने जमीनी काम जितने वेलफेयर की स्कीम थी वो मुलायम सिंह जी की देन है। ओके, पंजाब का और बेस्ट- अगर आप प्रोग्रेस के विकास के काम देखेंगे उसमें अखिलेश यादव जी बेस्ट हैं। दोनों की अपनी अपनी कार्यशैली थी। ओके, पंजाब का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन है? पंजाब का बेस्ट चीफ मिनिस्टर, ये सवाल मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मैं वहाँ प्रभारी के तौर पे काम भी किया हूँ, और अभी जो हमारी सरकार है उसने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे काम करना शुरू किया है। ये तो फुल टॉस है, आपको बोलना चाहिए भगवंत मान। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 5 साल उनको अपना कार्यकाल तो पूरा करने दीजिए। आपको पूरा मूल्यांकन करने का समय देना चाहिए। ओके, अभी 5 साल उनको अपना कार्यकाल पूरा करने दीजिए। हरियाणा का बेस्ट सीएम कौन रहा है अब तक? क्योंकि हरियाणा में आप चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में बंसीलाल जी की चर्चा लोग करते हैं अच्छे सीएम के तौर पे। देश का सबसे तेज दिमाग नेता आप किसे मानते हैं चाणक्य राजनीति का? आज के समय में शरद पवार हैं, इसमें कोई दो राय मानते हैं? ओके, कुछ लोग अमित शाह का नाम लेते हैं, कुछ लोग अहमद पटेल का नाम लेते हैं, कुछ नहीं, लोग सर। केजरीवाल जी का नाम लेते हैं। केजरीवाल जी का अपना एक अलग तरीका है काम करने का, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं जो उस लिहाज से शरद पवार है। सबसे अच्छा भाषण कौन देता है? सबसे अच्छा भाषण कौन देता है अगर आप पूछेंगे सीधे हिट करने वाला, हाँ। तो मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा जो मुद्दे बनते हैं जिनके भाषण पे, वो कोई दूसरा नेता नहीं है। ओके, देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है संजय जी? कट्टर ईमानदार? अरविंद केजरीवाल, नो मुझे डाउट। पता था। मुझे पता था, ये फुल टॉस था। और देश का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है? देश का सबसे भ्रष्ट नेता आज की तारीख में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, जितने आर्थिक भ्रष्टाचार हुए हैं, उसका उदाहरण आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। लेकिन 3,02,000 करोड़ रुपए के ठेके इलेक्टोरल बॉन्ड लेके दिए गए हैं अलग अलग कंपनियों को।
चंदा दो धंधा लो स्कीम के तहत। लेकिन लालू जी को कोर्ट से सजा हुई है, पहले आप उनको भ्रष्ट बोलते थे, उन्हीं को गले लगा लिया, गठबंधन कर लिया, मंच पर चले गए, इसीलिए कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर आपका दोहरा मापदंड है। फिर आप दूसरी चर्चे में चले जाएंगे। मैं कह रहा हूं इस समय की जो हमारी प्राथमिकता है, आपने भ्रष्टाचार के मामले पूछे, मैं आपका कार्यक्रम 1 घंटे चलाइए, मैं गिना सकता हूं 10 साल में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। देश का सबसे लोकप्रिय नेता आप किसे मानते हैं अब तक का, इतिहास का सबसे लोकप्रिय नेता आजादी, मतलब पूरे आजादी के पहले, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। देश का सबसे बड़ा तानाशाह नेता कौन है संजय जी? देश का सबसे बड़ा तानाशाह नेता आपके सामने है, जो अभी प्रधानमंत्री आवास में है। लोग कहते हैं केजरीवाल जी कम नहीं है, जो मैंने अनुभव लोग कहते हैं केजरीवाल जी बहुत बड़े तानाशाह हैं। प्रधानमंत्री आवास में जो नेताजी हैं वो सबसे बड़े तानाशाह नेता है मेरी दृष्टि। बीजेपी कहती है इंदिरा गांधी, और फिर वो कहते हैं कि केजरीवाल जी देख लो कम तानाशाह है। तब मेरी इतनी समझ नहीं थी कि इंदिरा गांधी के समय में। तो इमरजेंसी पर कोई तो राय होगी आपकी? नहीं, इमरजेंसी तो गलत थी, इमरजेंसी कैसे सही थी? अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बताना है। नरेंद्र मोदी, तानाशाह। अमित शाह, कम तानाशाह। थोड़ा कम तानाशाह। राहुल गांधी, राहुल गांधी युवा तेज तर्रार नेता। प्रियंका गांधी, अच्छी वक्ता और शालीन नेता। सोनिया गांधी, शालीन नेता, अच्छी नेता। मल्लिकार्जुन खड़गे, बहुत ही जुझारू, संघर्षशील और अपने संघर्षों के जरिए यहाँ तक पहुँचने वाले एक बड़े नेता, बड़े दिल के नेता। शीला दीक्षित, शीला दीक्षित ठीक ठाक नेता थी, कोई मैं उनके बारे में नेगेटिव नहीं बोलूँगा, वो इस दुनिया में है भी। ओके, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह ईमानदार नेता थे। ईमानदार थे। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी एक शानदार वक्ता, कुशल नेता, बड़े दिल के नेता, सबको साथ में लेके चलने वाले नेता। ओके, नेहरू जी, प्रगति और विकास के मापदंड भारत में सबसे पहले तय करने वाले और दुनिया में अपनी एक भारत की छवि बनाने वाले नेता। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के अगर आप आपातकाल को छोड़ दीजिए तो उन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया। राजीव गांधी, राजीव गांधी ने भी निश्चित रूप से बहुत सारी योजनाएं डेवलपमेंट की इस देश के अंदर लाई और अच्छा काम किया। मोहन भागवत, मोहन भागवत जी की जो संस्था है उसके आज़ादी के पहले की और आज़ादी के बाद की दोनों की भूमिका पर बड़े सवाल हैं। कन्हैया कुमार, शानदार वक्ता, अच्छा नेता है, अच्छे युवा नेता है। योगेंद्र यादव, चुनाव की उनसे बेहतर समझ मैं नहीं मानता किसी और को है। प्रशांत भूषण, प्रशांत भूषण जी भी एक अच्छे अधिवक्ता हैं और लोगों के लिए समय समय पर लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने। कुमार विश्वास, अच्छे कवि हैं, कविता करते हैं। आशुतोष, मेरे अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं। अभी भी हैं? हाँ बिल्कुल हैं। ओके। नितिन गडकरी, नितिन गडकरी इस सरकार में सबसे ज़्यादा विकास का अगर किसी को प्रमाण पत्र जाता है तो नितिन गडकरी को जाता है। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, नशे के मामले में उनका नाम आया है, मैं तो उनसे मुकदमा लड़ रहा हूँ। अरुण जेटली, अरुण जेटली भी बड़े नेता थे और अच्छे वक्ता थे, संसदीय मामलों की अच्छी जानकारी थी उनको और दुर्भावना से उन्होंने काम नहीं किया। कपिल सिब्बल, शानदार अधिवक्ता, शानदार इंसान, दोस्तबाज व्यक्ति। अभिषेक मनु सिंघवी, उनको तो आप भगवान मानते हैं सब लोग? नहीं, निश्चित रूप से उन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी, हम बहुत उनकी कानून की समझ मेरे ख्याल से प्रमुख लोगों में से एक हैं हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त। अखिलेश यादव, बहुत जमीनी और मित्रवादी संबंधों का निर्वाह करने वाले नेता। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ की अपनी एक शैली है और उनकी जो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति है उससे मैं पूरी तरह से असहमत हूँ। कोई खास बात उनकी कुछ पसंद भी आती है? कोई बात उनकी? कुछ मामलों में एक्शन तत्काल तौर पे लेते हैं, प्रशासनिक मामले उनके होते हैं ऐसे, लेकिन
कहीं बुलडोजर भी चलाने की जल्दी होती है उनको। सुनीता केजरीवाल बहुत ही भली महिला, सुलझी हुई महिला, विषम परिस्थितियों में डट के सामने बहादुरी से सामना करने वाली महिला। अन्ना हजारे हमारे लिए सदैव आदरणीय रहेंगे, थे, उनकी आलोचना के बाद भी। हमेशा रहेंगे। किरण बेदी किरण बेदी भी हमारे लिए, कभी भी हमने उनकी कोई आलोचना नहीं की, सम्मानीय है। राघव चड्ढा राघव चड्ढा उभरता हुआ नेता है, युवा नेता है, अच्छा बोलता है। कहाँ गायब हो गए थे जब केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो रही थी? वो छोड़िए, आप उन्हीं चीज़ों को बार बार कहते रहते हैं। स्वाति मालीवाल स्वाति मालीवाल से निश्चित रूप से मतलब वो जो एक्शन उनका पिछले दिनों रहा समझ से परे है। आज भी मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ, क्यों हुआ? एकदम नहीं। विभव कुमार कहते हैं मुख्यमंत्री के राइट हैंड, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता सीएम। पूरे निष्ठा के साथ, आज नहीं, जब पार्टी नहीं बनी थी और जब केजरीवाल साहब, सिसोदिया जी परिवर्तन चलाते थे संस्था, तब से विभव कुमार पूरी निष्ठा के साथ हम लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और आज तक वो बातें जो उनके बारे में अब फैलाई जा रही, कही जा रही हैं, ऐसा कोई प्रमाण उनके खिलाफ नहीं है। संजय सिंह पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बस अपने बारे में इतना ही सोचते हैं। बस वो सबसे बड़ा पद है कार्यकर्ता वाला, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। संजय जी, और कुछ हो ना हो, आपकी कम से कम इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट, जुझारू, निडर, बहुत तगड़ा बोलते हैं आप, किसी से डरते नहीं हैं, वाकई भिड़ जाते हैं। जेल गए उसके बाद भी टूटे नहीं, तेवर आपके वही हैं। पर एक चीज़ के लिए और तारीफ करनी है आपकी, आप गाना भी अच्छा गाते हैं। मैं चाह रहा हूं कि चाय वाला इंटरव्यू में जाते जाते आप वो गाना सुना दीजिए जो आपने जेल से बाहर निकल के गाड़ी पे खड़े होके गाया था। हाँ, नहीं, वो पार्टी कार्यालय पे मैंने गाया था और तब मैंने शहीद आजम भगत सिंह की एक लाइन मैंने जेल में पढ़ी किताब में, तो वो उस घटना का जिक्र है जब उनको फांसी की सज़ा हो चुकी थी और उनके भाई उनसे मिल के गए, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी उनको, और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि तुम बहुत उदास दिख रहे थे और ये वो, और अंत में उन्होंने लिखा कि उन्हें ये फ़िक्र है हरदम नया तर्जे जफ़ा क्या है, और हमें भी शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। क्या बात है। तो ये भगत सिंह की लाइन थी। ये मैंने उस दिन जब मैं निकल के आया था तो वो लाइन पढ़ी थी, और फिर गाना जो हमारी पार्टी का है वो कौन सा है, सुनाइए दो लाइन। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब हैं। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फ़र्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच संजय सिंह। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच चाय वाला इंटरव्यू में आने के लिए। थैंक यू।